अरे क्या सर, जब से टॉक्सिक का ट्रेलर वायरल हुआ है आप तो पूरा दिन मतलब क्या टॉक्सिक ही टॉक्सिक। मैं कूली पावर हाउस देख रहा हूँ अमेजोन प्राइम पे। पावर हाउस। सर आप पावर हाउस देखते रहोगे पर बच्चों का पावर हाउस का क्या होगा। यहाँ यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है, लोग राह देख रहे हैं कि मृणाल सर का स्ट्रेटेजी वीडियो कब आएगा सर। जिसको एग्जाम पास करना है, जिसको टॉपर बना है, वो ऑलरेडी 1 साल पहले से पढ़ के बैठा है। अभी 5 महीने पहले मैं स्ट्रेटेजी का वीडियो बनाऊँ तो कोई ताजमहल नहीं बनने वाला है सर उनका ताजमहल बने कि ना बने, आपका तो पेज व्यू बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, इस बात के ऊपर कितना लोग राह देख रहे हैं सर। नहीं, पेज व्यू तो चाहिए मुझे। चलिए वीडियो बना दे। चलिए सर, चलो 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 चलो। तो मित्रों, यूपीएससी 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। कुल मिलाकर हम 10 मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहला, इस बार अटेम्प्ट देना चाहिए कि नहीं। दूसरा, कौन से सब्जेक्ट्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाए। तीसरा, जो रिपीटर्स हैं उनके लिए कोई गुप्त रणनीति, सीक्रेट स्ट्रेटेजी होगी। चौथा, फ्रेशर्स हैं उनके लिए एक बुक लिस्ट। पांचवा, करंट अफेयर्स का रुदन विलाप कितना करें। छठा, नोट्स। सातवां, मॉक टेस्ट। आठवां, सी सेट। नौवीं बात होगी मेंस प्रिपरेशन और 10वां ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन। तो कुल मिलाकर 10 चीजों पर चर्चा होगी। टाइम स्टैम्प के हिसाब से आप देख लेना। मित्रों, 2026 के इस नए नोटिफिकेशन में यूपीएससी ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि पुराने टॉपर्स क्या दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। उसके रूल्स ऐसे टाइट किए कि धीरे धीरे 2028 के बाद बिना रिजाइन किए ये जो टॉपर्स हैं वो दोबारा एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ऑफ कोर्स थोड़े बहुत उसमें लूपहोल रखे हैं, वरना ये हो रहा था कि आप ये देखिए, ये जो 2024 की एग्जाम में टॉप 5 टॉपर्स जो थे उसमें 5 में से 3 तो ऐसे थे जो ऑलरेडी आईपीएस में थे, फिर दोबारा एग्जाम दे के हमको आईएएस बनना है, यही सब चल रहा था। इस कारण से ये हो रहा था कि देखिए, पहले इनको आईपीएस रैंक मिला, फिर कहेंगे हमको दोबारा एग्जाम देनी है, तो नीचे की सीट खाली रहे, फिर रिजर्व लिस्ट ऑपरेट करनी पड़े। उसके चलते डीओपीटी को बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के साथ संकलन में दिक्कत आती थी। दूसरा, ये लोग अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करते थे कि हम तो दोबारा एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए हमें एक्सेप्शनल छुट्टी चाहिए। फिर ऐसे जो भी आईपीएस आईआरएस हैं वगैरह, उनकी दोबारा ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, तो वो बैकलॉग ट्रेनिंग, स्पेशल फाउंडेशन कोर्सेज, उसमें मसूरी की जो लबासना संस्था है वो भी लंबी हो जाती थी। तीसरा, ऐसे लोग जॉब पे फोकस करने की जगह एग्जाम पे फोकस करते थे। और चौथा, इसके चलते दूसरों को मौका कम मिलता था। ये सब देखते हुए बहुत बेहतरीन डिसीजन लिया है यूपीएससी ने, डीओपीटी ने, सरकार ने, सबको बधाई। इसके अलावा फॉर्म में क्या नए सुधार हैं, तो 933 वैकेंसी। पहले यह था कि आपने फोटो अपलोड करना होता था, अब इसको कर दिया तुम्हें ऑनलाइन लाइव फोटो कैप्चर होगा, ताकि एग्जाम सेंटर के दिन उसका वहां पर एग्जाम सेंटर पे फेस ऑथेंटिकेशन हो सके। तो मतलब अब फॉर्म भरते वक्त आपको शायद ऐसा मोबाइल या लैपटॉप चाहिए होगा जिसमें वेबकैम चालू हो, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में लाइव फोटो कैप्चर होगी। दूसरा, विकलांग व्यक्ति जो स्क्राइब रख सकते हैं उसको बदलने के नियमों में कुछ टेक्निकल सुधार किए हैं। और भी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, जाने लायक तो ये 2 हैं। बाकी आपको ये फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आए तो बिल्कुल चिंता ना करें, अनअकैडमी के मेंटर्स आपके लिए फ्री में अवेलेबल हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सर सबसे पहला सवाल यही आता है, खास करके बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो एक एक साल से तैयारी कर रहे हैं पर उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, और सवाल यही है कि इस बार अटेम्प्ट दूं कि ना दूं। और दूसरी बात इसमें यह है कि अगर अटेम्प्ट दे रहे हैं तो मेंस ऑप्शनल की तैयारी कंटिन्यू रखें या प्रीलिम सेंट्रिक हो जाए। सर क्लियर कट बताना, वो शुगर कोटिंग वाला वो है ना, चिकड़ी चुपड़ी बातें नहीं चाहिए सर, अपने को डिप्लोमेटिक नहीं चाहिए, एकदम साफ साफ आंसर बताइए सर। अच्छा मित्रों, 2026 की यूपीएससी एग्जाम दे कि नहीं, उसकी मैं आपको सिंपल 2 चेकलिस्ट बताता हूं। सबसे पहली चेकलिस्ट, मान लो ये 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, बराबर। कोरोना के बाद जितने भी पेपर हुए उसमें ये सबसे आसान था, सबसे आसान। मतलब एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, इधर उधर से आपके बहुत सारे सवाल सॉल्व हो जाए। तो पहली चेकलिस्ट ये है कि फेब्रुआरी के एंड में, मतलब ये आखिरी हफ्ता जब फेब्रुआरी का आए 2026 में, तो आप ये 25 का पेपर फिर से उठाओ, और इसमें अगर आपके 25 से 30 सवाल भी आप सॉल्व नहीं कर पाते, इसका मतलब आपकी तैयारी यूपीएससी लीग में नहीं है। तो खुद को बख्श दो, अटेम्प्ट मत दो। ये मेरी सलाह पीएच के अलावा सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है, क्योंकि पीएच के अलावा सभी कैटेगरी में आजकल कट ऑफ काफी ऊपर जा रहे हैं। यार इस पे आगे मैं विस्तार से बात करूंगा। दूसरी चेकलिस्ट ये है कि आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका फेब्रुआरी एंड तक करीब 60 to 80% सिलेबस अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाए तो भी खुद को बख्श दो,
2026 नहीं 2027 टारगेट करो। इसके भी पीछे क्या कारण है मैं आगे विस्तार से बताता हूँ। सर ये बात तो ठीक है, पर ये जो आप मैजिक नंबर कहाँ से लेके आए कि 2025 के पेपर में 25 से 30 सवाल आपके सही होने चाहिए तो फिर आप दे सकते हो, वरना मतलब किस तरह से सर? ओके, देखिए सर 2024 के प्रीलिम्स का ये कट ऑफ है। 25 का भी आया नहीं, लेकिन 25 का पेपर 24 के मुकाबले आसान था। राइट सर। अब उस हिसाब से हम कट ऑफ और सब गिनने बैठे तो सीन ये बनता है कि 2024 में शेड्यूल ट्राइब उनको 74 मार्क्स लाने थे कट ऑफ के लिए, यानी अगर वो सभी सवाल करेक्ट करते 100% एक्यूरेसी तो 38 करेक्ट करने थे। हालांकि रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं, तो 90% एक्यूरेसी के साथ हम गिने कि मान लो उन्होंने हर 10 सवाल करेक्ट किए, उसमें एक सवाल उनका गलत जा रहा है, तो 90% एक्यूरेसी पर वो अगर टिक करने बैठे तो भी उनको 43 क्वेश्चन करेक्ट हो 2024 के पेपर में, तब जाके शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी प्रीलिम्स क्लियर कर पाती 2024 में। 25 का जो पेपर है मैं कह रहा हूं उससे भी आसान है, तो एक कट ऑफ और ऊपर जाएगा। तब सोचिए अगर इतने हैवी लेवल की तैयारी अगर कोई मांग रहा है, और हम लोग अभी ये जनवरी तो हो गया, फेब्रुआरी एंड तक आप अपना जूता रेडी करके रखो कि 25 से 30 सवाल मेरे 2025 के पेपर के सॉल्व हो रहे हैं, इतनी आप मेहनत करो। अगर हो रहे हैं तो भी आपकी प्रीलिम्स तो क्लियर होनी नहीं, आपको और पॉलिश मार के उसको 45 टू 55 करेक्ट क्वेश्चन तक ले जाना है। तो फिर ये मार्च अप्रैल मई में रिवीजन, मॉक टेस्ट, एक्स्ट्रा रीडिंग, ये करके आप अपने जूते को पॉलिश मारेंगे, तब जाके आप उस कट ऑफ की रेस में करीब आ पाएंगे। इस कारण से मेरा ये कहना है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो 2025 का पेपर डाउनलोड करें, उसमें फेब्रुआरी एंड में उसको फिर से आप सॉल्व करने बैठो। अगर उसमें 25 से 30 सवाल आप करेक्ट कर पाते हैं तो आपका कोई चांस है, वरना ये सब दिल बहलाने के लिए आप अटेम्प्ट देंगे। तो पहला अपना चेकलिस्ट था कि 2025 का पेपर डाउनलोड करो, उसमें अगर आप 25 से 30 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं बाय फेब्रुआरी एंड तो आपको ये अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए। तो मित्रों, यूपीएससी का नया नोटिफिकेशन निकल चुका है। बिगिनर से लेके रिपीटर्स के लिए हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप एक रिपीटर हैं या आपने बहुत सारी पढ़ाई पहले से कर ली है, एक क्रैश कोर्स को हम ऑफर कर रहे हैं 7999 में यूजिंग द डिस्काउंट कोड mrunal.org। हालांकि ये क्रैश कोर्स है, इसमें शून्य से ताजमहल नहीं बनाया जाएगा। शर्त है कि ऑलरेडी आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं या आप एक रिपीटर हैं जो पिछले एग्जाम में भी अच्छा स्कोर कर चुका है। और अगर आपकी उतनी तैयारी नहीं हो पाई है तो स्ट्रेस मत लीजिए, 2026 की एग्जाम स्किप करो, आप 2027-28 वगैरह टारगेट करें। उसके लिए भी हमारे कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस जहां पर प्रीलिम्स, मेंस, जीएस सेट, मॉक टेस्ट, मेंस आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन सब कुछ आपको मिल रहा है। 12 महीने की ऐसी एक्सेस 19,999 में, और उसके भी आगे आप लंबे वाले कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। और पिछले एग्जाम सीजन में 8080 से ज्यादा लर्नर्स ने ऐसे ही अनअकैडमी के ऑनलाइन ऑफरिंग्स की मदद से यूपीएससी क्रैक किया है। इसमें हम मॉक इंटरव्यू वाले जोड़े तो ये नंबर और बढ़ जाता है। तो सोचिए मत, जल्दी अपना डिसीजन लीजिए, और जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतनी ही जल्दी आपका सिलेबस खत्म होगा और इसी बेसिस के ऊपर आप रिवीजन और मॉक टेस्ट भी कर पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर, पर ये ऑप्शनल में किस तरह से हम लोग कंक्लूड कर पाएंगे कि 60% से 80% के बीच में ऑप्शनल हो गया तो फिर अपन कर सकते हैं? मतलब इज देयर अ क्राइटेरिया फॉर दैट सर? जी प्रतीक सर, देखिए मान लीजिए ये एक हाईवे जा रहा है और 1000 वैकेंसी है, तो इसमें ओबीसी कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है? आपका रिजर्वेशन के हिसाब से 27% खुद की, और जो अनरिजर्व की 40 है उसमें भी वो लोग एलिजिबल हैं। तो कायदे से सोचे तो 670 सीट्स के लिए ओबीसी कैंडिडेट दावेदार है। राइट। तो क्या उनके लिए उतनी सीट्स हैं? नहीं, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट का टोल नाका आपको बीच में रोक देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति ने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल लिया था, उसमें से 90 टॉपर्स निकले, पीएसआईआर से 140, सोशियोलॉजी से 92, मैथ्स ऑप्शनल से 50, और ये 2021 का ऑफिशियल यूपीएससी रिपोर्ट है, उसके बाद वाले तो वो अभी रिलीज नहीं कर रहे हैं। तो मतलब आप किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो भी आप ये नहीं बोल सकते कि सारी इतनी सीटें हमारे हाथ में है। नहीं, टोल नाका आपका क्या है, कोई भी कैटेगरी हो कंबाइंड होके, मान लो मैथ्स ऑप्शनल के 50 ही हैं, सारे जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीएच सब कुछ, तो यानी टोल नाका है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। अगर उसकी बराबर तैयारी नहीं है तो बाकी कोई कितनी तैयारी कर जाए, आपका सिलेक्शन होना नहीं है। दूसरी एक समस्या यह है कि बहुत सारे रैंकर जिनको पिछली बार रैंक थोड़ा कम आया हो और आईपीएस, आईआरएस, इंफॉर्मेशन सर्विस मिली हो, वो दोबारा एग्जाम देने आ जाते हैं। तो 2024 के जो टॉपर्स है उसमें ऐसा है कि टॉप 5 में 3 तो ऐसे हैं जो पहले से आईपीएस थे, अब इस लेवल का वो पढ़ के बैठा है, उनके साथ आप कंपीट करें मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट में, तो आपको दम लगाना चाहिए। तो कंपटीशन को हल्के में मत लीजिए, आपके सामने बहुत सारे और लोग हैं।
इसलिए मैं बता रहा हूँ, कड़वी बात है लेकिन बताना ज़रूरी है कि अगर फरवरी एंड तक भी आपकी इतनी भी तैयारी नहीं कि आप 2025 के जीएस पेपर के 25 से 30 सवाल भी सॉल्व कर पाए और 60 to 80% आपका ऑप्शनल डन नहीं है, तो फिर ये रेस में आपका निकलना मुश्किल है। बेहतर होगा आप 2027, 28, 29 वगैरह को टारगेट करें। तो ये हमने पहले मुद्दे पे बात की कि क्या 2026 का अटेम्प्ट दिया जाए कि नहीं। दूसरा मुद्दा है कि प्रायोरिटी सब्जेक्ट कौन कौन से होने चाहिए। सर हमने पिछले सेगमेंट में तो बात की कि भाई अटेम्प्ट देंगे तो किस तरह से देंगे, नहीं देना है तो नहीं देना है। अब सर बताइए कि प्रीलिम्स में तो इतना सारा वेटेज है, तो प्रायोरिटी सब्जेक्ट किसको रखना चाहिए? जी प्रतीक सर, देखिए कट ऑफ आपको क्लियर करना है। 2025 का पेपर काफी आसान था और हम अज्यूम करें 26 का भी आसान रहे, तो मान लो जनरल कैटेगरी उसका कट ऑफ होना है 90 मार्क्स। एक क्वेश्चन के 2 मार्क होते हैं, तो आपको चाहिए 45 क्वेश्चन करेक्ट करने होंगे मिनिमम। तो ये 45 क्वेश्चन कहाँ से करेक्ट करें हम? सबसे पहले आप टारगेट करें ज्योग्राफी एनवायरनमेंट, उसमें करीब 25 से 30 सवाल आते हैं। हालांकि सारे सॉल्व नहीं हो सकते, खासकर एनवायरनमेंट में जटिल पूछते हैं, लेकिन ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी आदि में खींचेंगे, थोड़ा दम लगाएंगे और थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट हो गया तो 15 सवाल आप वहां से खींचेंगे। फिर आता है इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, उसमें कुल मिला के 15 से 18 सवाल होते हैं, 10 से 12 मैक्सिमम हो सकते हैं। उसके बियॉन्ड वो ऐसी अतरंगी चीज पूछता है वो कोई कर नहीं सकता। तीसरा आप टारगेट करें पॉलिटी। पॉलिटी में करीब 15-16 सवाल होते हैं, जिसमें 10 से 13 सवाल सीधे लक्ष्मीकांत से होते हैं। उसके ऊपर थोड़ा और पॉलिश मारो, एडवांस किताब और करंट अफेयर्स, तो और भी आप खींच सकते हैं। फिर हुआ हिस्ट्री। हिस्ट्री में देखिए पहले थोड़ा जटिल पूछते थे, 2025 में ज्यादा सवाल भी पूछे और आसान भी पूछे। तो 16 सवाल थे, 8 से 10 तो मिनिमम आप एनसीईआरटी स्पेक्ट्रम वगैरह से कर सकते हैं। थोड़ी और पॉलिश मारो, रिवीजन करो और खींच सकते हैं। तो हिस्ट्री कैन ऑल्सो हेल्प यू रीच दिस कट ऑफ रेस। तो ये 4-5 आपकी मेन चीज हुई। उसके बाद थोड़ा बहुत आप साइंस, टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, डिफेंस में दम लगाएंगे तो आप कट ऑफ के पास पहुंच सकते हैं। तो ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए ना। आपको सीसेट भी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जीएस तो क्लियर कर लेते हैं लेकिन सीसेट में पासिंग मार्क्स नहीं ला पाते। जी सर, एक क्वेरी बहुत होती है कैंडिडेट्स के अंदर, खास करके कि प्रीलिम्स पास करने के लिए कितने एमसीक्यू टिक करने चाहिए। क्योंकि आप टॉपर्स के सजेशन देखोगे तो कोई तो कहेगा कि 80-80, 90-90 टिक कर दो और फिर उसके बेसिस के ऊपर से तुम्हारा कट ऑफ आराम से तुम निकल जाओगे। पर आपके हिसाब से सर नेगेटिव मार्किंग होने की शक्यता नहीं होगी इसमें? जी प्रतीक सर, असल में आप कौन से टॉपर की बात सुन रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। कोरोना से पहले मतलब 2020 से पहले, और उसमें भी अगर आप 2016 का पेपर निकालो तो वो ऐसा था कि आप तुक्का मार के कुछ भी टिक करो, 80-90 सवाल। इनफैक्ट ऐसा निकले कि साइंस का कोई भी क्वेश्चन हो, आंख बंद करके आप डी ऑप्शन करो तो भी आपके सब करेक्ट हो जाए। ऐसा वो जमाना था। तो उनकी बात आप सुनेंगे, आप गड्ढे में गिरेंगे। आपको कोरोना के बाद वाले पेपर्स देखने चाहिए। अब उसमें हम बात करें 2024 का पेपर। देखिए यूपीएससी के अंदर प्रीलिम्स में जीएस पेपर, उसमें हर एक क्वेश्चन को आपने करेक्ट किया 2 मार्क मिलेंगे, गलत किया तो 0.67 कट हो जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है। अब 2024 का कट ऑफ, क्योंकि 25 का तो यूपीएससी ने अभी रिलीज नहीं किया, जनरल कैटेगरी में करीब 87-88 मार्क्स थे। यानी अगर आप 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन टिक कर रहे हैं तो मिनिमम 44 क्वेश्चन आपने करेक्ट किए, आप पास हो गए। लेकिन रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है। 90% एक्यूरेसी कि आप 10 सवाल टिक करें, उसमें आपका एक गलत हो रहा है, 9 सही हो रहे हैं, तो आपने 51 क्वेश्चन करेक्ट करने होंगे, तब जाके आप कट ऑफ पास करते हैं। ऐसा आप और आगे बढ़ते जाएंगे, 80%, 70%, 60% एक्यूरेसी से आप पेपर टिक करो तो 95 क्वेश्चन टिक करोगे, 60% एक्यूरेसी है तो कट ऑफ क्लियर हो जाए। हालांकि ये काफी जोखिम वाला है। जनरल कैटेगरी में अगर आपकी एक्यूरेसी 50% है, कि मतलब आप 2 सवाल टिक करें उसमें एक सही एक गलत जा रहा है, तो आप पास हो ही नहीं सकते, क्योंकि कट ऑफ तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे नेगेटिव मार्किंग के चलते। उसी प्रकार से बाकी जितनी कैटेगरीज हैं उसका पूरा सीन मैथमेटिकली ये बनता है। वीडियो पॉज करके आप देखिए 4, 3, 2, 1। हालांकि 2025 का प्रीलिम पेपर इससे काफी आसान था, तो कट ऑफ इसका ऊपर जाना चाहिए और उसमें एक्यूरेसी भी आपकी अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि रीजनेबल क्वेश्चन रूटीन प्रिपरेशन सोर्सेज से पूछे गए थे। लेकिन ये सब जो बातें हैं कि 80-90 क्वेश्चन टिक कर दो, आंख बंद करके हो जाएगा, वो आप उस टॉपर का इतिहास नहीं जानते। जैसे स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म के अंदर जो हीरो है उसको सारे सवाल आते हैं, पर उसका पूरा इतिहास में कहाँ कहाँ वो उसके लाइफ में वो घटनाएं हुई थी, उस कारण से उसको सब जनरल नॉलेज पता है, आप नहीं जानते। तो अब वो कोई आईआईटी एनआईटी का है विद्यार्थी, उसको बहुत सारी एलिमिनेशन टेक्निक्स वो कर पाता है,
वो ऑलरेडी सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से पढ़ा था, उसके दादा और मम्मी पापा उसको रोज इतिहास पढ़ाते थे डिनर टाइम पे। तो दूसरे टॉपर का मेल देके खुद का झोपड़ा मत जलाओ, मॉक टेस्ट दो, आप खुद को पता चल जाएगा एक्यूरेसी कितनी है। यार कुल मिलाकर मैंने जो बताया, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये अपनी सब्जी रोटी दाल चावल है, उसमें आप मैक्सिमम एफर्ट डालें, वहीं से आप क्वेश्चन निकालने की कोशिश करें। सर एक तीसरा सवाल मेनली सर रिपीटर्स के लिए, क्योंकि बहुत कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने एक एक दो दो अटेम्प्ट दे के रखे हुए हैं, आधे आधे मार्क्स से प्रीलिम्स नहीं निकल पा रही है, तो सर उनके लिए कोई ऐसे सीक्रेट स्ट्रेटेजी है? जी प्रतीक सर, देखिए रिपीटर्स को क्या नया करना चाहिए, दो बातें। एक तो उन्हें अपना माइंडसेट बदलना है, दूसरा उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा पॉलिश मार के कुछ और टॉपिक तैयार करने हैं। और मैं कड़वी बातें करूंगा, सुनने की आप क्षमता रखिए। सबसे पहली बात यह है कि अपना माइंडसेट आप ठीक करें। मैं रिपीटर हूं, ये टॉयलेट नहीं वॉशरूम है, तो उससे दुर्गंध कम नहीं होगी। पहले तो आप कबूल करो कि मैं प्रीलिम्स में फेल हुआ हूं। ये माइंडसेट क्यों जरूरी है? क्योंकि जो है कि मैं तो रिपीटर हूं, मतलब वो गुलाब का फूल सूंघते रहता है, मैंने तो पूरी तैयारी की थी। नहीं, आपको कबूल करना है मेरी तैयारी कम थी। वो फिर गुलाब का फूल सूंघता, मैंने तो क्योंकि पूरी तैयारी की थी, ये तो आईआईटी इंजीनियर्स इंग्लिश मीडियम वाले हमारी सीट्स खा रहे हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। वो माइंडसेट आपको उस दिशा में ले जाता है। तो आप कबूल करो मैं प्रीलिम्स फेल हुआ हूं क्योंकि मेरी तैयारी कम थी, दूसरों की तैयारी ज्यादा थी, इसलिए वो सिलेक्ट हुए। जब तक आप ये एक फाइटर एटीट्यूड नहीं रखेंगे, सिलेक्शन नहीं आएगा। नेक्स्ट, एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर 4 है, वीडियो पॉज करके आप ये पूरा पैराग्राफ पढ़ो। 4 3 2 1 क्या लिखा है? गाना के अंदर जो गोल्ड मिलता है वो पहले ब्राजील और गाना दोनों साथ थे, तो गोल्ड सेम मिलता है, ऐसी कुछ बात है। वो प्लेट टेक्टोनिक थियरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, ऐसी सब बात है। अब ये वर्ड बाय वर्ड सवाल उन्होंने पूछा 2025 प्रीलिम में, आप देखिए वीडियो पॉज करके। 4 3 2 1। तो अभी ये जो बोल रहे हैं मैं रिपीटर हूं, तो उनको मेरा सवाल है कि क्या आपने ये आंसर करेक्ट टिक किया था? मैं तो सब पढ़ के गया था, मेरा तो सब सही है। अगर ये है तो बराबर है, वरना आप कबूल करो कि मैंने एनसीईआरटी रटनी चाहिए थी, मैंने नहीं रटी। जो टॉपर बने उन्हें वो रट के गए होंगे, इसलिए वो टॉपर है। दूसरा, डांसिंग गर्ल जो मोहनजोदड़ो में पाई गई, तो उसमें कौन सा मटेरियल है, कौन सी धातु है या मिट्टी है? ये भी ऐसी चीजें एनसीईआरटी में दी हैं, आपको पता होनी चाहिए मिनिमम। तो सब पढ़ के गया था, तो आपने करेक्ट टिक किया कि नहीं? तीसरा, 2025 की प्रीलिम में दो सवाल ऐसे थे जो असल में 2019 की प्रीलिम से रिपीट हुए। एक था पीएनजीआरबी नाम का एक बोर्ड, और दूसरा था माइनर मिनरल्स के बारे में। कि आपने वो पुराना पेपर सॉल्व करके थियरी समझी होती, तो ये दो क्वेश्चन आपके सीधे करेक्ट टिक होने थे। तो क्या ऐसे रिपीट क्वेश्चन की थीम को आप आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर पाए? ये भी आपको पूछना चाहिए खुद को। करंट अफेयर्स में साइंस टेक्नोलॉजी, तो अब कुछ बहुत ही लाउडली फेमस हो गई वो चीज कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया एआई प्रोसेसर चिप निकाला, मोजोराना। तो ये तो हर जगह आया था, द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, एक्सप्लेन सीरीज में, करंट अफेयर्स पीडीएफ फाइलों में। उस पर यूपीएससी ने जो सवाल पूछा, तो क्या आपने ये टिक किया था? या फिर कि नहीं मैं तो साइंस टेक तो मुझे नहीं, ये तो सब आईआईटी वाले मेरी सीट ले जा रहे हैं। भाई तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये तो सब आईआईटी वाले भी पढ़ रहे हैं, तो वो अगर साइंस आपको भी तो पढ़ना होगा, तो कट ऑफ की रेस में आप कैसे कंपीट करोगे? वरना तो एक्स्ट्रा पॉलिसी ये सब मारने की आप में होनी चाहिए कि मैं ये पढ़ूंगा दूसरी बार। फाइटर एटीट्यूड आप रखें। वो जो शतुरमुर्ग है ऑस्ट्रिच, उसकी तरह आप जमीन में खुद को गाड़ के रखेंगे कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, इट विल नॉट हेल्प यू। एक एक्सेल शीट बनाओ। 2025 पेपर में 1 से 100 सवाल थे। पहला कॉलम कौन से सब्जेक्ट से था? पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। दूसरा कॉलम इजी, मीडियम, टफ था। तीसरा कॉलम थियरी का था, करंट अफेयर्स का था। चौथा सोर्स मैपिंग के हिसाब से लक्ष्मीकांत से था, बाहर से था। मैंने टिक किया था कि नहीं, मैंने टिक किया, वो आंसर करेक्ट था कि नहीं। खुद से आप एक बार बनाओ और उसमें सॉर्ट का कमांड दो, फिल्टर का कमांड दो, आपको सब पता चल जाएगा कि मुझसे क्या गलती हुई। तो रिपीटर्स की गुप्त रणनीति में सबसे पहली बात है कि आप अपना माइंडसेट चेंज करें, फाइटर वाला एटीट्यूड लाएं। और दूसरा कि मुझे एक्स्ट्रा क्या पॉलिश मारना चाहिए, उस पर भी स्पेसिफिक बात करते हैं। कुल मिलाकर सभी सब्जेक्ट में इतना इतना एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी एनवायरनमेंट, जैसा मैंने आगे बताया, एनसीईआरटी, फिजिकल एनसीईआरटी से वर्ड बाय वर्ड सेंटेंस उठा उठा के प्रश्न पूछे। कुछ वहां पर वो चार्ट्स और मैप्स दिए गए हैं कि ओशन की ऐसी सलिनिटी है, ऐसा टेम्परेचर है, वो जो टाइम जोन है, तो ये सिटी में ऐसा होता है। उठा उठा के पूछा है, तो आपको हर चीज को शब्दशः कंठस्थ करनी होगी, मेमोराइज करनी होगी। तो एनसीईआरटी 11, 12, मैप्स, ये सब आपको करना है। उसके बाद इकोनॉमिक गवर्नमेंट स्कीम में हम जाएं,
तो खासकर इंडिया ईयरबुक गवर्नमेंट स्कीम्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 से 5 बार आप बार बार देखिए, 2011 से लेके अब तक जितने, उसमें से भी एक दो सवाल तो रिपीट ही हो रहे हैं। तीसरा, और टाइम बच जाए, एनसीईआरटी बिजनेस स्टडीज, उसमें ये रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बिजनेस जनरल नॉलेज, खासकर पिलर 1C शेयर मार्केट, उसके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इसके नए नए तो 3-4 सवाल निकल रहे हैं, आप उस पर फोकस कर सकते हैं। थर्ड, पॉलिटी। अब पॉलिटी में समझो 16 क्वेश्चन पूछे गए तो उसमें 10 से 13 तो आप लक्ष्मीकांत से निकाल लेंगे, लेकिन उसके ऊपर भी तो पॉलिश मारना है, तो वो 3 सवाल एक्स्ट्रा कैसे होंगे? मान लीजिए कोई है लोकपाल और लोकायुक्त, लक्ष्मीकांत में थियरी दी है, लेकिन उसके भी बियॉन्ड, अब मान लो वो पूछे कि लोकायुक्त की रिटायरमेंट एज 65 है कि 70 है, ऐसा मान लो पूछा था 2025 में, तो अगर लक्ष्मीकांत ने नहीं दिया तो आप उसमें एक हाथ से लिखो एक्स्ट्रा किताब के अंदर, तो यू हैव टू ऐड मिसिंग थिंग्स इन लक्ष्मीकांत, पहली बात। और टाइम बचे, आप एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की किताब देखें 11-12, उसमें से सवाल कैसे निकलते, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रूल ऑफ लॉ, और चारों ऑप्शन आपको सही लिखे, तो यू हैव टू रीड दैट बुक। और आपके पास टाइम बचता है तो इंडियन एक्सप्रेस की जो एक्सप्लेन सीरीज आती है अलग अलग बिल्स और जुडिशियल प्रोसीजर्स के बारे में, उसमें भी कुछ सवाल निकल रहे हैं कि बार काउंसिल ये कर सकता है कि नहीं, जजिस के अलग अलग प्रकार या सेशंस कोर्ट क्या काम करता है, राइट टू पोरल क्या है, राइट टू जुडिशियल कस्टडी क्या है, ऐसे कुछ कुछ बार सवाल आए। अब कुछ आपको यूट्यूब पर ऐसे चीखने मिल जाएंगे, वो कहेंगे देखो लास्ट ईयर तो नहीं पूछा था तो कभी नहीं पूछेंगे, तो उस हिसाब से तो आप देखिए इकोनॉमी में 2-3 साल से बजट टैक्सेशन का बिल्कुल कम पूछा था, और पिछली एग्जाम हुई उसमें 6-7 सवाल पूछ लिए, तो एक्सेल जगलिंग करने मत बैठो, सब कुछ आप तमीज से पढ़ो। फिर आते हैं हिस्ट्री। सर हिस्ट्री में रिपीटर को क्या एक्स्ट्रा पॉलिश मारना चाहिए, क्योंकि 8 से 10 सवाल तो चलिए वो एनसीईआरटी स्पेक्ट्रम से खींच लेगा, फिर भी नहीं कट ऑफ क्लियर हो रहा, वो क्या नया करे वो। सर एक तो स्पेक्ट्रम को आप वारे घड़ी रिपीट करिए, क्योंकि उसके अंदर की जो थीम्स है ना वहां से सवाल आते रहते हैं। जैसे एक है कॉलोनियल सेटलमेंट्स इन इंडिया की, पोर्चुगीज के बेस कहाँ पे थे, ब्रिटिश के बेस कहाँ थे, फ्रेंच कौन के किसके बेस थे, सेम वस्तु एनसीईआरटी के अंदर भी है, खास करके 11th-12th की। और वो जो 12th की जो बुक है ना, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, 2, 3, उसमें पार्ट 1, 2 के अंदर सर बहुत सारे बॉक्सेस दिए हुए, वहां से सीधा सीधा वर्बेटिमली सवाल लिफ्ट करके पूछ रहा है। तो एक बार पूछा था कि कल्याण मंडप क्या है, दूसरे एग्जाम्स के अंदर भी कहीं ना कहीं वो लिंकेजेस उसके अंदर से पूछता रहता है। तीसरी कहानी मैं सजेस्ट करूंगा वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का, एक खाली गो थ्रू कर दे, और उसमें भी पार्टी के नाम, लीडर्स के नाम पूछे थे, वो भी एनसीईआरटी के अंदर ही दिया हुआ है। पॉलिटिक्स इन इंडिपेंडेंस, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस करके एक बुक है, उसके अंदर से आपको 2 बार सवाल आए हैं। तो कहूंगा कि चेरी ऑन द केक के रूप में होगा, क्योंकि रिपीटर्स है तो ऑलरेडी बेस तो उनका किया हुआ है। सर चौथी इसके अंदर एडिशन कर सकते हैं, वो है पीवाईक्यू मैपिंग। पीवाईक्यू के अंदर से आपको एक थीम समझ में आएगी कि कौन से थीम्स है। जैसे गांधीयन थीम में उसका फिक्स है कि नॉन कॉपरेशन से पूछेगा, सीडीएम से पूछेगा, उसके पहले कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो स्वदेशी मूवमेंट है, उसके इर्द गिर्द से आपको सवाल आते रहते हैं। तो आपको एक बेस समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहा है। और सर एक हिस्ट्री के अंदर एक नया टॉपिक आजकल आ रहा है पिछले 4-5 साल से, वो है हिस्ट्री करंट अफेयर्स। अब हिस्ट्री में करंट अफेयर्स कैसे होंगे, तो स्टैटिक टॉपिक को करंट के साथ लिंकअप करके स्टैटिक करंट का मिक्स करके सवाल आएंगे। जैसे एक बार पूछा 2 साल पहले कि प्रधानमंत्री ने रामानुजाचार्य की एक मूर्ति की उद्घाटन किया हैदराबाद के अंदर। पूछा क्या, रामानुजाचार्य की फिलॉसफी क्या है, इनडायरेक्टली वो पूछा। ये एक बार पूछ दिया गया कि भाई सोमनाथ मंदिर, अभी पीएम सोमनाथ मंदिर गए भी थे, सोमनाथ मंदिर में 2021 में उन्होंने एक सर्किट हाउस का उद्घाटन किया था, तो सोमनाथ टेम्पल की हिस्ट्री के ऊपर से सवाल आया है। यूनेस्को की अगर कोई हमें रिकग्निशन मिली है, लेटेस्ट रिकग्निशन है, तो उसके कंटेक्स्ट में उसकी हिस्ट्री, अब जैसे 2025 में मराठास के फोर्स को रिकग्निशन मिल गई है शिवाजी महाराज के समय के, तो उसमें से वो स्टैटिक टॉपिक को लिंकअप करके सवाल पूछता है। तो वो एक बहुत ही हाई यील्डिंग एरिया है सर। पिछले 2-3 साल से 2-2 सवाल आ रहे हैं यहाँ से, 2-3 सवाल, तो उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल सर। अब जैसे अहमदाबाद में हम कभी भी घूमने निकलते हैं, कोई ना कोई यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाले मिल जाते हैं, राइट। फिर सवाल मैं पूछता हूँ अच्छा कितना स्कोर बन रहा है, तो कहीं 2025 की ऑफिशियल आंसर की तो आई नहीं, पर ये सब कोचिंग वालों के आंसर की के हिसाब से मतलब पत्थर फेंको आपको निकलते हैं सब लोग कि सर 80-85 तो हो ही रहा है, और फिर भी वो कहते हैं प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि थोड़ा 1-2 मार्क और चढ़ने थे, वो कैसे चढ़ोगे? आपको जहर तो पीना है, जहर आप पसंद करो, या तो मैं ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का जहर पी लूं, या ये हिस्ट्री में प्रतीक सर ने जो बताया ये सब जहर पीऊं, क्योंकि 1-2 तो नए एक्स्ट्रा कहां से आप लाएंगे, बाकी तो सब पढ़ के बैठे एनसीईआरटी लक्ष्मीकांत ये सब। उतना तो सबको आ रहा है ना, बट आपको वो जो 2-3 सवाल की एक एक्स्ट्रा, वो जो है ना एक्स्ट्रा माइल आपको जो चलना है, यू हैव टू वॉक दैट एक्स्ट्रा माइल अराउंड, वो आपको यहाँ से हो पाएगा सर। बिल्कुल सर। उसके बाद आता है साइंस।
अब साइंस में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि जो भी वो पूछ रहे हैं तो वो करंट अफेयर से ऐसे हैं जो द हिंदू के अंदर शब्दशः दिए होते हैं, पर वो क्या 2-3 साल पहले दिए होते हैं, वो आर्टिकल में से उठा के वो पूछते हैं। मतलब मुझे लगता है उन्होंने क्वेश्चन बैंक पहले से बनाई होगी, फिर सोचा अच्छा 100 में से 15 सवाल साइंस के रखने हैं, निकालो करके डाल दिया। तो आप ये सब के ऊपर भी आपको और पॉलिश मारना है। पिछले 2-3 साल के द हिंदू के साइंस टेक्नोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं, आप कोई भी करंट अफेयर्स पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें और उसमें वो देखना शुरू करें, तो कौन से पढ़ें, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। उसके ऊपर टाइम बचता है तो एनसीईआरटी 11-12 की जो साइंस की किताबें, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और उसमें भी बायोलॉजी और केमिस्ट्री की किताबें, उसमें भी प्रायोरिटी देनी हो तो बायोलॉजी की किताबें, उसमें से आपको 2-3 सवाल निकल जाते हैं। वो ऐसे कि साइंस का ना लगे, एनवायरमेंट का लगे, कि वो जूलॉजी के टाइप के सवाल कि ये वाला प्राणी कौन सी स्पीसीज, कौन से फाइलम और फ्लोरा फौना में आता है, वो भी आप एक काम कर सकते हैं। वहां पर भी जो आई थिंक क्लास 12 की बायोटेक्नोलॉजी की, मतलब बायोलॉजी की बुक में बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर है, उसमें से भी हर 2-3 साल पे कुछ ना कुछ निकालते हैं। तो फिर आप कहें नहीं मैं तो साइंस से नहीं हूँ, ये तो आईआईटी वाले नौकरी ले जा रहे हैं, तो भाई आप फिर या तो आप रोल हो, नहीं तो आप फाइटर बनो, दो काम एक साथ हो नहीं सकते। तो जितने भी रिपीटर्स हैं एक्स्ट्रा क्या करें, इतना ही हो सकता है। अब सर मुझे लगता है क्या होगा कि छोटा छोटा, मान लीजिए एक मिसाइल या बंदूक के बारे में पूछा, तो एआई को मैं अब कमांड दूं कि ऐसे 100 मिसाइल की मुझे लिस्ट दे दो, ऐसे एआई जनरेटेड पीडीएफ टेलीग्राम पे बहुत चलेंगे। रिपीटर्स हैं ये जो बेसिक सब्जी रोटी दाल चावल है उससे भटक के वो सब रैंडम करना शुरू करेंगे। जैसे आपको याद हो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पीवीटी जी, वो इरुला कहाँ पाए जाते हैं, सिद्धि कहाँ पाए जाते हैं, 1-2 साल ट्रेंड में पूछा, फिर कुछ पीडीएफ निकले कि उसी का पूरा 75 ट्राइब्स लिस्ट बना दिया। तो 2-3 साल बस लोग वही कर रहे थे। वो क्या है कि वो आखिर में रशियन सलाड है जो आखिर में आप खाएंगे। पहले ये जो मेन चीज जो करके बैठे हैं उसमें आपको थोड़ा पॉलिश मारना है। दीज आर बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिपीटर्स को मेरी ये सलाह है। अच्छा मित्रों, आपको ये भी प्रश्न होगा कि तुमने कौन से सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी है वो तो बताया, लेकिन इसमें तुमने कहीं पर भी करंट अफेयर्स का नाम नहीं लिया। करंट अफेयर्स कहाँ है? तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको प्रीलिम्स की कट ऑफ के करीब जाना है तो पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स उसकी ज्यादा छाती नहीं पीटनी चाहिए। ज्यादा प्रायोरिटी आप दीजिए थियरी को और पिछले 2-5 साल की जो कंटेम्पररी इश्यूज हैं उसे। फिर जो टाइम बचे तो पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स पे तपस्या करो। ऐसा क्यों, मैं आपको सुकून से समझाता हूं। और हम डेटा के साथ बात करते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज का पेपर है स्टॉक क्वेश्चन, उसमें से पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स कितना होता है? 12 से 15 सवाल होते हैं। उसमें सॉल्व हो सके कितने सवाल होते हैं? मुश्किल से 4 या 5 उसमें से सॉल्व हो सकते हैं, चाहे आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के कोई पीडीएफ नोट्स कंपाइलेशन देख लो, क्योंकि वो रैंडम जी के बहुत पूछते हैं। सैंपल देखो, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन आप देखिए 4, 3, 2, 1। अब क्या आप इतने सारे स्पेस मिशन का क्या ऑब्जेक्टिव था याद रख पाएंगे? अगले साल ऐसा ही आप रट के जाएंगे, रिपीट होगा। इस कारण से मैं बोल रहा हूं कि 4 या 5 सवाल ही मुश्किल से सॉल्व हो पाते हैं पिछले 1 साल का जितना करंट अफेयर्स वो पूछ रहे हैं। अब यहाँ कुछ PT 725 एपोलॉजिस्ट्स आ जाएंगे, जैसे मोदी जी के एपोलॉजिस्ट हैं, नेहरू जी के एपोलॉजिस्ट हैं, ऐसे PT 725 के भी एपोलॉजिस्ट हैं। ये सब तो उधर दिया था ना, दिया था भाई, तो पण क्या सारे 3 स्टेटमेंट उसमें दिए थे? जो पूछा गया है वो स्टेटमेंट भी दिया गया था कि नहीं? तभी आप बोल सकते हैं। और सेकंड कि भले दिया हो, कट पेस्ट मार के दिया हो, क्या आप इतना रट के भी जा सकते हैं? ब्रेन की भी तो एक मेमोरी कैपेसिटी है। अब तीसरे इधर आ जाएंगे गैस मास्टर्स। गैस मास्टर्स का ये कहना रहता है कि देखो साइंस टेक्नोलॉजी का कोई भी सवाल अगर तुम्हें नहीं आता तो बस आंख बंद करके उसमें आप ऑल करेक्ट या डी ऑप्शन वो टिक कर दो, उसका वही जवाब होता है। ये सब टोटके आपके 2016 में चलते थे। कोरोना और उसके बाद ऐसा है कि कई बार ये टोटके बैकफायर होते हैं। लेकिन ये गैस मास्टर्स का काम शेयर बाजार के कोर्स बेचने वालों जैसा होता है। शेयर बाजार में चार्ट पैटर्न के कोर्स बेचे जाते हैं कि देखो ये जो कंपनी का शेयर है ये W पैटर्न बना रहा है, तो अब तुम इधर खरीदोगे तो इतना मुनाफा होगा। लेकिन वो आपको केवल ऐसे ही चार्ट दिखाएगा जहां पर उसकी ये ट्रिक काम करती है। जो कंपनी का शेयर इसके बाद गिर गया होगा उसके चार्ट वो आपको नहीं दिखाएगा। सिमिलरली ये जो बोलते हैं साइंस का कोई भी क्वेश्चन है डी टिक कर दो हो जाएगा, तो ये वाला क्वेश्चन भी साइंस का आप देखिए 4, 3, 2, 1। इसमें जवाब डी नहीं होगा क्योंकि जो ग्रेफाइट है वो कैथोड नहीं, वो एनोड में यूज होता है। लेकिन गैस मास्टर ऐसे एक्सेप्शन की बात नहीं करेंगे क्योंकि उनको क्लिकबेट वीडियो बनाने हैं।
इसलिए फिर से रिपीट करता हूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स में जीएस के 100 सवाल हैं, उसमें पिछले एक साल के 12-15 सवाल होते हैं, उसमें से मुश्किल से 4 या 5 सवाल हो सकते हैं। बाकी कोई कितनी बात करे ये ट्रिक था वो ट्रिक था, वो सब एग्जाम खत्म होने के बाद सब शाणे। एग्जिट पोल वाले जो बोलते हैं बिहार में इसकी सरकार आएगी उसकी सरकार, फिर जिसकी सरकार आता वो हमने बोला था ऐसे ही आया। कुछ और सवाल देखिए, 4 3 2 1। अब करंट अफेयर्स के नाम पे खो खो का इतना स्कोर कौन याद रख के जा सकता है? ऐसा ही 2025 में चेस के बारे में यूपीएससी ने पूछा, वीडियो पॉज करके देखिए, 4 3 2 1। अब यहां पर गुकेश ने हराया वो रशियन प्लेयर का क्या नाम है, कौन याद करके जा सकता है? ये वाला सवाल भी देखिए, 4 3 2 1। एक आध कोई फेमस इंटरनेशनल ईयर वो आदमी रख के जाए। इन्होंने 4 पूछ लिया और कितनी पेयर्स करेक्ट है, मतलब कोई आपका एलिमिनेशन टेक्निक भी काम नहीं करे। हाउ इज दिस पॉसिबल टू सॉल्व? अब मैं आपको सारे 100 क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस इधर दिखा नहीं रहा, वो श्रद्धा की बात है, आपको कबूल करना है कर सकते हैं, नहीं कबूल करना तो करंट अफेयर्स में आप अपना टाइम लगाते रहिए। मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा कि प्रीलिम्स पास करनी है तो थियरी और उसके ऊपर पिछले 2-5 साल की जो घटनाएं हुई उस पर ज़्यादा जोर होना चाहिए। फिर टाइम बचे तो पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स पर आप दिमाग लगाइए। अब कुछ लोग अपने हिसाब से उसका उल्टा अर्थघटन करेंगे कि मृणाल ने बोला इग्नोर करंट अफेयर्स। ना, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने क्या बोला है कि थियरी, उसके बाद ऐसी चीज़ें 2-5 साल से चर्चा में रही, जैसे जीएसटी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, बिटकॉइन, ऐसी सब चीज़ें। फिर टाइम बचे, फिर पिछले 1 साल का देखो, तो पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी नहीं चाहिए। इसके पीछे का एक लॉजिकल कारण भी है। देखिए, यूपीएससी ने जो एग्जाम लिया तो उन्हें कभी रिजर्वेशन कैटेगरी की सीट्स भी भरनी है। अब ऐसा जटिल पेपर निकाला कि कुछ थियरी नहीं पूछेंगे, कुछ आसान नहीं पूछेंगे, केवल पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स ही पूछेंगे, और वो भी विचित्र किस्म का। तो बहुत सारी सीट्स में क्या होगा, अभी जो नीट पीजी में कंट्रोवर्सी हुई कि नेगेटिव मार्किंग पे आपको किसी को लेना पड़े तो और हंगामा हो जाएगा। इसलिए हमेशा यूपीएससी क्या करेगी कि 20-30 सवाल तो सीधे रटे रटाए, ये नॉर्मल आपका सब एनसीईआरटी स्पेक्ट्रम वगैरह से होता है। उसके ऊपर का थोड़ा जो पूछते हैं वो पिछले 2-5 साल से ऐसी फेमस घटनाएं जो सबको पता हो। ऑफ कोर्स उसको पढ़ के जाना पड़े, लेकिन इट इज एक्सपेक्टेड कि यूपीएससी तैयारी करने वाले को सब पता हो। फिर बचा वो थोड़े बहुत 12-15 सवाल पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स के आते हैं। तो यूपीएससी की भी जो ये अपनी एक लिमिटेशन है वो हमारे लिए वरदान है, हमें उसका फायदा उठाना है। अब मित्रों आगे 2 बातें करनी है। फ्रेशर के लिए 0 से बुक लिस्ट और स्ट्रेटेजी, और रिपीटर्स को क्या एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले फ्रेशर्स के लिए 0 से बुक लिस्ट। अब मेरा इरादा है कि इसमें सुकून से हर एक सब्जेक्ट का ऐसा वीडियो बने कि उसमें कौन कौन सी अच्छी किताबें हैं, उसके कौन से चैप्टर काम के हैं, उसे कैसे अप्रोच किया जाए। लेकिन ऐसा वीडियो मुझे शूट करना है तो 2 कैमरा और वो सब स्टैंड लगा के फिर उसको एडिट करके स्क्रिप्ट करके टाइम जाएगा। इसलिए वो वीडियो जब तक तैयार नहीं होता तो मैं आपको एक सिंपल लिस्ट दे देता हूँ। ये चार्ट के अंदर सबसे पहले हर एक सब्जेक्ट की बेस बुक क्या होनी चाहिए, उसके बाद हर एक सब्जेक्ट की एडवांस बुक क्या होनी चाहिए, और फाइनली करंट अफेयर्स के लिए क्या करना चाहिए। ये पूरा मैंने लिस्ट बनाया है, वीडियो पॉज करके देखिए। 4 3 2 1। अब आप इसमें पाएंगे कि लिस्ट के अंदर मैंने बहुत कम बुक्स के नाम लिए, स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत वगैरह। बाकी मैंने बोला ये पीडीएफ देख लो, कोचिंग नोट्स देख लो। ऐसा क्यों? उसका कारण ये है कि जो प्रिंट होके किताबें निकलती हैं वो आजकल एग्जाम ट्रेंड के हिसाब से तुरंत अपडेट नहीं होती है। उसके पीछे आपको ये बुक पब्लिशिंग इंडस्ट्री का इकोनॉमिक्स समझना होगा। ये सब एआई, चैट जीपीटी, पीडीएफ का जो जमाना आया, रिलायंस जियो की 4G इफेक्ट आई, इससे पहले क्या था, लोगों को प्रिंटेड किताबें खरीदनी पड़ती। आज की तारीख में तकलीफ ये है कि जितनी पायरेसी है, अच्छे से अच्छा यूपीएससी का टीचर अपनी किताब लॉन्च करे, उसके 1000-2000 यूनिट बेचना मुश्किल हो जाता है। इस कारण से उसमें आप समझो कि जो भी एमआरपी है उसकी मुश्किल से 10-15% आपको रॉयल्टी मिले, तो ऑथर के लिए इतना मोटिवेशन रहता नहीं। अगर वो जो किताब भी निकाले तो ठीक है, मेरा नाम हो जाए, मैं सोसाइटी में सबको बोल सकूँ, इसलिए किताब लिख देता हूँ, इस टाइप की बात होती है। सेकंड, जो सच में होनहार टीचर्स हैं यूपीएससी के, उनको पब्लिशिंग इंडस्ट्री वाले मौके नहीं देते। पब्लिशिंग इंडस्ट्री वालों का ये है कि तुम इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे कितने फेमस हो ताकि तुम खुद इस बुक को बेच सको। तो उनको असल में चाहिए सेलिब्रिटी। ऐसे सेलिब्रिटी कहाँ से आते हैं? टॉपर्स हैं, कोई ऑफिसर है जिसकी बहुत रील वायरल होती है, उनको मौके दिए जाते हैं। अब आप समझो जो टॉपर है उसके लिए किताबें लिखना छापना हर साल की एक्टिविटी नहीं होती। एक बार छपवा दिया, उसके बाद वो अपनी सरकारी नौकरी में व्यस्त रहेगा।
और मैंने आपको बताया कुछ भी करो 1000-2000 से ज़्यादा यूनिट बेचना मुश्किल है, तो वो हर साल क्या ही अपडेट करे, उसको इतना मोटिवेशन भी नहीं होगा। तो जो जितनी किताबें आती हैं वो एग्जाम ट्रेंड के हिसाब से तुरंत अपडेट नहीं होती। आप समझिए लक्ष्मीकांत या स्पेक्ट्रम बेस्ट सेलर क्यों है, क्योंकि ये थियरी की किताब है। हर साल इसको अपडेट ना भी करे ऑथर्स तो भी ये तो चलनी ही है। 2-3 साल के लैग से भी अपडेट करे तो भी चलनी है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स तो इतना ज़्यादा पूछते नहीं वो। इस कारण से बाकी सब सब्जेक्ट्स में मैंने सलाह दी कि कोचिंग नोट्स या पीडीएफ कंपाइलेशन दैट वुड बी मोर बेटर। मेंस में भी तमीज से किताबें पढ़नी चाहिए ऐसा मैं एक्सपेक्ट करूं टीचर के रूप में, वो भी फर्जी बात होगी, क्योंकि यूपीएससी ने होशियारी मारने के चक्कर में 2013 में सिलेबस इतना चौड़ा कर दिया, जीएस के 4 पेपर और इतने सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो अब स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो किसी के लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि हर सब्जेक्ट की किताब खरीद के पढ़े। इसलिए आप ज़्यादातर टॉपर्स की स्ट्रेटेजी वीडियोस देखेंगे, सक्सेस इंटरव्यू देखेंगे, वो आपको कहेंगे मैंने इसका पीडीएफ देखा था, उसका पीडीएफ देखा था, क्योंकि वही एक तरीका हो सकता है। कोई पूरी लाइब्रेरी की 15-20 किताबें मेंस के लिए पढ़ के नोट्स बनाइए, किसी के लिए पॉसिबल है नहीं। अब आपको प्रश्न होगा कि तो इस लॉजिक पे तुम जो बोल रहे हो कि किताबें ज़्यादा अपडेट नहीं होती, तो तुम्हारी ये इकोनॉमी की किताब भी ऐसी बेकार होगी? नहीं, क्योंकि आप समझो ये इकोनॉमी की किताब बेचना या उसकी रॉयल्टी कमाना वो मेरी आमदनी का प्राइमरी सोर्स है ही नहीं। मेरी प्राइमरी इनकम सोर्स क्या होगी? कोर्स बेचना। और उस कोर्स में जो मैं पीडीएफ या नोट्स देता हूँ वो तो मुझे अपडेट करने ही पड़ेंगे। उन नोट्स का प्रिंटेड स्वरूप है। आप देखो मैंने ऐसा नहीं लिखा कि मृणाल्स इकोनॉमिक्स बुक या ऐसा कुछ, नहीं, क्या इकोनॉमिक क्लास नोट्स जो रेगुलरली अपडेट होती है। और इसकी भी लेटेस्ट एडिशन आएगी फरवरी में, जब बजट इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसके कुछ दिनों तक मैं उसको स्टडी करके इसे अपडेट करूंगा, तो फरवरी एंड में इसकी लेटेस्ट एडिशन आपको अमेजॉन पर मिलेगी, जिसमें थियरी से करंट, एनसीईआरटी से एडवांस सब कुछ कवर है एज पर द प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रेंड। खैर तो मित्रों बाकी ये बुक्स पर तो बहुत सारा ज्ञान देना है, वो खुद में 1 घंटे का वीडियो बनेगा, वो मैं अलग से शूट करके अपलोड करूंगा। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं कि मॉक टेस्ट कब देने चाहिए और कितने देने चाहिए। हाँ तो मित्रों आगे का मुद्दा है नोट्स मेकिंग। नोट्स मेकिंग में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के नोट सबसे पहले बनाने हैं, क्योंकि आप कभी भी यूपीएससी में 1000 सीट पर compete नहीं कर रहे हैं। अब समझो आपकी गाड़ी ये जो गई तो बीच में बहुत सारे टोल नाके आते हैं और इसमें सबसे खतरनाक टोल नाका है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। जैसे 2021 का डेटा हम देखें, मान लो 1000 वैकेंसी थी तो पॉलिटिकल साइंस के कितने सिलेक्ट हुए? 140, सोशियोलॉजी के 92, मैथ्स के 50, एंथ्रो के 90। तो किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी में है या जनरल कैटेगरी में, कहीं से भी जा रहा है आदमी, अल्टीमेटली गेट कीपर या टोल नाका क्या हुआ? आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो मैक्सिमम केस में आप 150 से ज़्यादा सीट पर compete नहीं कर रहे, तो सबसे बेहतरीन नोट्स आपके होने चाहिए ऑप्शनल सब्जेक्ट के। तो नोट्स मेकिंग की प्रायोरिटी जब करनी है, सबसे पहले मैं अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी लगाऊंगा ऑप्शनल पे। फिर अगर टाइम बचा तो एथिक्स और निबंध के मैं नोट्स बनाऊंगा। फिर भी टाइम बचा तो सीसेट की फॉर्मूला शीट उसकी नोट्स बनाऊंगा। फिर टाइम बचा तो जनरल स्टडीज़ मेंस पेपर के बाकी सब नोट्स बनाऊंगा। और आखिर में और टाइम बचा तो जीएस के प्रीलिम्स के सब्जेक्ट की मैं नोट्स बनाऊंगा। अगर कोई ये कहे नहीं मैं तो सबके सब विषयों की एकदम बेस्ट नोट बना दूंगा, तो ये आप अपने को सुपर हीरो बनने मत बैठो, आप अनरियलिस्टिक टारगेट लेके चल रहे हैं। क्योंकि आप समझो यूपीएससी के अंदर कायदे से केवल जीएस का थियरी, करंट, प्रीलिम्स, मेंस करोगे 14,000 पेज की किताबें पीडीएफ हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट के नहीं तो 5,000 पेज की आपको किताबें पीडीएफ देखनी होगी, तो 19,000 पेज तो इधर ही हो गए ना। तो अब हर एक सब्जेक्ट का अगर आप नोट बनाने बैठे तब लंबे हो जाएंगे, इतना मैनेज नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रायोरिटी ऑर्डर ये होना चाहिए जो मैंने आपको बताया, ऑप्शनल, निबंध, एथिक्स, सीसेट, फिर मेंस जीएस और फिर प्रीलिम्स जीएस। दूसरी बात, ये जो नोट्स आप जो भी बनाइए तो आईपैड पे मत बनाओ, लैपटॉप पे मत बनाओ, डिजिटल डिवाइस पे नहीं, उसका बॉयकॉट, बहिष्कार करो। इसका कारण है कि रियल एग्जाम में आपको आईपैड पे मेंस आंसर राइटिंग नहीं करनी है। रियल एग्जाम में आपको जो पेज मिलते हैं वो A4 साइज के अनरूल्ड बिना लाइन वाले कागज होते हैं, जिसमें आपको समांतर पैरेलल लाइन में लिखना है। उसकी प्रैक्टिस अभी से होनी चाहिए, क्योंकि मित्रों ये डिजिटल नोट्स आपकी आदत बिगाड़ रहे हैं। आईपैड में, लैपटॉप में आप कुछ भी ये नोट्स बनाते हैं, उसमें इरेज का ऑप्शन होता है, स्पेल चेक का ऑप्शन होता है,
ऑटोमेटिक लाइन सब अलाइन हो जाती है, उसमें इनफाइनाइट स्पेस रहती है व्हाइट बोर्ड जैसा, जितना करना है आप लिख सकते हैं। जबकि रियल मेंस एग्जाम में आपको वर्ड लिमिट का सम्मान करना है कि 150 वर्ड्स में लिखना है, 250 वर्ड्स में लिखना है, वो आपकी हैबिट डेवलप नहीं हो पाती। फिजिकल स्टेमिना भी एक होना चाहिए इतना सब लिखने के लिए जो मेंस के लंबे लंबे पेपर होते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि आप कोरे कागज़ पर A4 साइज़ के पेपर पे लिखिए। और इसमें भी जब आपको टाइम मिले और आप जनरल स्टडीज़ मेंस के नोट्स बना रहे हैं, तो सबसे पहले आप पुराने टॉपिक वाइज पेपर देखिए, अखबारों को डेली पढ़िए, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, और उसमें से थोड़ा थोड़ा रोज़ आधा पेज लिखते रहिए सेल्फ रिफ्लेक्शन का। देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 6-8 महीने बाद आपके पास काफ़ी स्किल डेवलप हो जाएगी। ये कैसे करें इसके बारे में मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, लिंक ऊपर नीचे कहीं डाला होगा। आपको और बेहतर करना है खुद को, तो द हिंदू उसके अच्छे अच्छे कॉलम्स पढ़िए। आपके मेरे पास वो आता ही नहीं अखबार हमारे शहर में, तो अब द हिंदू ने ये इनिशिएटिव लिया है कि पूरे साल में जो इनके बेस्ट कॉलम रहे हों उसकी वो बुकलेट निकालते हैं। पहले केवल ये इंग्लिश में आती थी, लेकिन अब वो हिंदी में भी इसे रिलीज़ करते हैं। शायद अमेज़ॉन पर आपको नहीं मिले, उनकी वेबसाइट पे जाना पड़े। ये लिंक है publications.group.com/bookstore/purchase। अभी के अभी सारी किताबें नहीं लेनी है, 2025 से आप चालू करो, मतलब पिछले साल के कॉलम्स। फिर और मूड आ जाए तो 1 साल और पुराना देख लो। 2-3 साल की आपकी अगर ये पढ़ाई होगी तो आपके पास इतने सारे पॉइंट्स होंगे कि निबंध भी आप अच्छे लिख पाओगे। अब कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा इसमें उत्साह में आ जाते हैं कि अच्छा ऐसा सब एक्स्ट्रा करिकुलर रीडिंग और कर लेते हैं ना, कि ये जो युवाल हरारी की किताबें होती है, होमो सेपियंस, नेक्सस वगैरह, ये सब हमें पढ़नी चाहिए टू इम्प्रूव अवर थॉट प्रोसेस फॉर मेंस। ऐसे कुछ टॉपर्स और टीचर आपको सलाह देंगे। वो किसके लिए भाई? जिसको 3-4 साल बाद एग्ज़ाम देनी है। पहले तो आपकी अभी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी जो चीज़ें हैं उसे आप पढ़ो, मेंस के लिए जो पढ़ना है वो बेसिक सिलेबस ख़त्म करो। फिर आपका दूसरा तीसरा अटेम्प्ट है, तो आप ऐसी और किताबें पढ़ सकते हैं टू इम्प्रूव योर थॉट प्रोसेस। यस, तो थाली में उतना ही भरो जो खा सको। ये लोग जो नए नए आते हैं यूपीएससी तैयारी में, अब भी से मैं इंटरव्यू की हॉबी की तैयारी चालू करता हूँ, मैं डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखता हूँ, हरारी की किताबें देखता हूँ, फिर उनसे कुछ मैनेज ही नहीं हो पाता। ना उनकी एनसीईआरटी खत्म हो रही है, ना ये बड़ी चीज़ें खत्म हो रही है। तो थाली में कम ही चीज़ें रखो, दैट विल हेल्प यू बेटर। नोट्स मेकिंग की बात कंप्लीट हुई, अब हम बात करें यूपीएससी मेंस। मित्रों, अब आगे का मुद्दा है कि मॉक टेस्ट कब देनी चाहिए और कितनी देनी चाहिए। मैं आपको एक फॉर्मूला सिखाऊं मैथ्स के लेक्चर में कि स्पीड इंटू टाइम इक्वल डिस्टेंस, बस तो एक फॉर्मूला काफ़ी है। उसके बाद आप चाहे ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है, एक बोट की अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में स्पीड फाइंड करनी है, या फिर ऐसे सवाल कि 2 पुरुष और 3 महिला ये काम इतने समय में कंप्लीट कर सकते हैं, तो 4 पुरुष और 6 महिला कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, सब कुछ आप सॉल्व कर सकते हैं केवल इस एक फॉर्मूला के अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के। तो 500 वैरायटी के सवाल अब यूपीएससी पूछ ले, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब तो आपको केवल मॉक टेस्ट दे दे के अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाना है कि मैं जो मल्टीप्लिकेशन करता हूँ 20 × 5 = 100, वो सब में गड़बड़ ना हो जाए। तो मॉक टेस्ट का ऐसा मैथ्स, रीजनिंग वगैरह एप्टीट्यूड सेंट्रिक एग्जाम में काफ़ी महत्व है। लेकिन यूपीएससी की आईएएस एग्जाम थोड़ी अलग है और उसका जीएस, उसका नेचर अलग है। मैं आपको सिखाऊं कि ओडिशा का कैपिटल है भुवनेश्वर, और यूपीएससी आपको पूछे कि गुजरात का कैपिटल क्या है, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत या गांधीनगर, तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। यानी आपको सारे फैक्ट्स रट के जाने होंगे, और पूरे समंदर में कितने सारे फैक्ट्स हैं उसमें से 3, 4, 5 उठा के हिस्ट्री का, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एक एक सब्जेक्ट के सवाल बनाए जाएं, 100 सवाल। तो यहाँ पर आप समझिए, मॉक टेस्ट के मुकाबले पहले सिलेबस कंप्लीट करना, उसको मेमोराइज करना, रट्टा मारना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब वो खेल पूरा हो उसके बाद मॉक टेस्ट आपकी प्रायोरिटी में आना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 2011 से मॉक टेस्ट की हवा ज़्यादा बनी है, और इसके पीछे भी एग्ज़ाम की ज़रूरत से ज़्यादा बिजनेस इकोनॉमिक्स काम कर रहा है। देखिए, 2011 में यूपीएससी ने सिलेबस चेंज किया, तो जीएस का प्रीलिम्स में पेपर होगा और प्रीलिम्स का दूसरा पेपर असल में ऑप्शनल का रहता था, उसे बदल के किया सीसेट का, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग वगैरह पूछेंगे। तो कैट, स्टाफ सिलेक्शन, बैंकिंग सर्विस, ये सब के कोचिंग माफिया थे, उनकी लार टपकने लगी कि अब तो हम भी यूपीएससी में घुस सकते हैं। अब उनके पास मौका भी था कि सीसेट का, मैथ्स, रीजनिंग का तो अपना सारा मटेरियल है, मॉक टेस्ट है, सब बेचेंगे। तकलीफ उनको ये हुई कि हमारे पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के अच्छे टीचर हैं नहीं, एक्सपीरियंस टीचर हैं नहीं, क्या किया जाए। तो उन्होंने रास्ता ये निकाला कि हम नैरेटिव ही बना देते हैं ना, कि लेक्चर तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है,
मॉक टेस्ट देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मॉक टेस्ट किसी से भी तैयार करा, उसमें एक्सपीरियंस टीचर का नाम चेहरा होना बहुत जरूरी नहीं होता। तो फिर खुद से बहुत सारी मार्केटिंग करके टॉपर से पेड पीआर करवा के उन्होंने ये हवा बनाई। अब कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आएंगे, नहीं नहीं, वो जो टॉपर भैया हैं, वो टॉपर दीदी हैं, वो तो बहुत जेन्युइन है और उन्होंने हमें बताया कि वो तो डे 1 से मॉक टेस्ट दे रहे थे। लेकिन उसके पीछे खुल के नहीं बताया ना भाई, खुल के ये नहीं बताया कि मैं तीसरे अटेम्प्ट के डे 1 से मॉक टेस्ट दे रही थी। पहले अटेम्प्ट में तो मैंने तमीज से लेक्चर भरे थे, एनसीईआरटी वगैरह किताबें पढ़ी थी। तकलीफ है, तीसरे अटेम्प्ट में सिलेक्ट होते हैं, उनको पहले अटेम्प्ट में उन्होंने क्या किया था, या तो वो भूल जाते हैं या याद करना नहीं चाहते हैं। खुल के बोलिए, इन सबको मेरा ये कहना है, शून्य से बोलिए। उसके पहले का भी अपना इतिहास बताइए कि स्लमडॉग मिलियनेयर मूवी में देव पटेल को सारे केबीसी के सवाल कैसे आते थे, क्योंकि वो अलग अलग जीवन की स्थितियों में ऐसा गुजरा था कि उसको सब पता था। अब जो सीबीएसई के ऊपर भी एक होता है आईसीएसई बोर्ड, उसकी क्लास 7 की किताबें इतनी बेहतरीन होती है कि हिस्ट्री मेंस के सवाल उसमें पढ़ के आप चोला साम्राज्य के सॉल्व कर सके। उस लेवल की प्रिपरेशन, फिर वो कहने मैंने तो कुछ थियरी नहीं पढ़ी थी, मैं तो डे 1 से मॉक टेस्ट दे रहा था। उसको देख के आप अपना झोपड़ा मत जलाओ, आप पहले खुद का स्तर देखो, खुद का स्तर देखो। और मेरी सबको सलाह है, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। और इसमें भी आजकल तो अच्छा ये है कि टॉपिक वाइज सब मिलता है। तो आपने लक्ष्मीकांत से फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक कंप्लीट किया, तुरंत आप फंडामेंटल राइट्स के पीवाईक्यू सॉल्व करो। फिर आपको लगे नहीं ये 2-4 चीजें नहीं दी थी, तो उसे आप अपने नोट्स में अपडेट करो। फिर जाके आप सेक्शनल मॉक टेस्ट दो फंडामेंटल राइट्स के, और ये करते करते अंत में आप पहुंचे तो फुल लेंथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबका कंबाइन 100 क्वेश्चन वाली आप टेस्ट दो। तो सीधा ही डे 1 से या 3-4 महीने का पढ़ने के बाद तुरंत फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं देने चाहिए। उसका कारण समझो, फुल लेंथ मॉक मतलब 100 सवाल होंगे, 2 घंटे की टेस्ट होगी और सभी सब्जेक्ट का सब पूछेंगे। उसको सॉल्व करने में भी, उसमें अपनी गलती ढूंढने में भी आपको 1-1.5 घंटा और लगेगा। तो आपकी पूरे दिन की बैटरी डाउन हो जाएगी और बाकी का आधा दिन आप कुछ खास पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना डे 1 से प्रायोरिटी हो नहीं सकती। देखिए, एक बॉक्सर पूरा साल ट्रेनिंग करता है, लेकिन वो असल में हैवी ट्रेनिंग, अपने डाइट का ख्याल रखना, 1-1 मिनट का हिसाब रखना, वो सब वो असल बॉक्सिंग मैच के 3 महीने पहले हैवी ट्रेनिंग शुरू करता है। उसी प्रकार अगर आपकी प्रीलिम्स एग्जाम मई महीने में है, तो आपने ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट मार्च, अप्रैल, मई में देना शुरू करना चाहिए, जब असल में आपने सारे सब्जेक्ट पढ़े हो, इतना रिवीजन किया हो कि आप ढंग से परफॉर्म भी कर पाओ। अब जैसे जैसे एग्जाम करीब आएगी, हर एक कोचिंग वाले अपनी फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट वगैरह निकालेंगे, क्योंकि सबको आपके रोल नंबर लेने हैं। लेकिन आपको वो फ्री में देख के मैं चला जाता हूँ, ये मत सोचो पहले कि असल में मेरी इतनी तैयारी या पात्रता भी है कि मैं 100 क्वेश्चन की मॉक टेस्ट बैठने में लायक भी हूँ कि नहीं। फिर आप मॉक टेस्ट दीजिए। अब इधर भी मैंने जो बोला है, कुछ लोग उसका उल्टा अर्थघटन करेंगे कि मुनाल ने बोला मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं। नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने क्या कहा है, सिलेबस खत्म करो, फिर पीवाईक्यू, फिर सेक्शनल और फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट आती। तो अब हम बात करते हैं यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन की। 4 मुद्दों पे मुझे चर्चा करनी है। सिलेबस का ओवरव्यू लेंगे, एक स्टडी प्लान, प्रीलिम सेंट्रिक कब से हो जाना चाहिए, मेंस की तैयारी कब छोड़ देनी चाहिए, और बुक लिस्ट। एक एक करके देखते हैं, टाइम स्टैम्प के हिसाब से आप देख लेना।